अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे असरअंदाज ना हो रही हो और बैक्टीरिया ने कोई ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया हो जिसकी वजह से वो दवाई से किल ना हो, तो इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो ऐसी दवाई खा रहा है जिससे वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, तो वो जितना अरसा मर्जी दवाई खाता रहे उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरिया को डील करते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं या जो भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये हमारा टॉपिक हमारे जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ओवरऑल जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अगर हम बैक्टीरिया का सेल को देखें और एंटीबायोटिक्स के इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, तो सबसे जो अंदर वाली दीवार है बैक्टीरिया की, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसको इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसको हम सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स कहते हैं और इसकी एग्जांपल ये हैं। इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेल वाल होती है। सेल वाल को इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स को हम सेल वाल इनहिबिटर्स कहते हैं। इसी तरह सबसे बाहर जो है कैप्सूल होता है, इसका इनहिबिटर कोई नहीं होता। और उस सेल के अंदर जो है राइबोसोम्स होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए हम इन एंटीबायोटिक्स को प्रोटीन इनहिबिटर्स कहते हैं, जो राइबोसोम्स के ऊपर जाके असरअंदाज होती है। और जो डीएनए के ऊपर जाके असरअंदाज होती हैं एंटीबायोटिक्स, उनको हम डीएनए इनहिबिटर्स कहते हैं। उसमें किनोलोन्स वगैरह आ जाती हैं। और कुछ होती हैं जो मेटाबॉलिज्म को जाके डिस्टर्ब करती हैं बैक्टीरिया के, उनको हम एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया। ये 5 मेन मैकेनिज्म हैं जिसके ज़रिए हमारी एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाके किल करती हैं। या उनकी सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देंगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। सेल वाल को नहीं बनने देंगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। उसके डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देंगी, इससे रिलेटेड और काम रोक देंगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। प्रोटीन्स नहीं बनेगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो किसी भी तरीके से ये हम इन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई एंटीबायोटिक हम दें और बैक्टीरिया ना मरे, इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। वो हम इसके देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। ये ड्रग रेजिस्टेंस में ये छोटी सी मैंने एक कंसेप्चुअल डायग्राम से आपको एक चीज़ बताई है। एक तरीका ये होता है कि एक ड्रग आई है और बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम सेक्रेट करें जिसकी वजह से वो ड्रग टूट जाए। जब ड्रग टूट जाएगी तो वो काम ही नहीं करेगी। दूसरा तरीका ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो ड्रग को सेल के अंदर ही दाखिल ना होने दें। तो जब कोई दवाई या मेडिसिन बैक्टीरिया के अंदर ही दाखिल नहीं होगी, तो वो अ, मतलब अपना असर नहीं दिखाएगी। या अगर सेल के अंदर दाखिल हो जाती है तो बैक्टीरिया उसको बाहर निकाल दें, तब भी वो दवाई असर नहीं करेगी। या वो दवाई जिस जगह पे जाके उसने अटैच होना है और वो टारगेट जगह जो है वो मॉडिफाई हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो मेडिसिन या जो एंटीबायोटिक है वो अपनी जगह पे जाके लगेगी नहीं और उसका उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि जो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देना है, ये क्लीवेज बाय बीटा लैक्टामेसेज एंजाइम होते हैं। वो बैक्टीरिया कुछ रिलीज करते हैं, तो वो जो ड्रग है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। उसकी एग्जांपल लैक्टामेज से जो इनहिबिट होती हैं चीज़ें, वो जो ड्रग्स हैं वो पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह। एक मैकेनिज्म ऐसा है जिससे वो अपनी परमेबिलिटी जो है रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, वो सेल के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकती। इसमें जो है ना वो पोरीन्स जो चैनल्स हैं उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इससे नहीं वो अंदर जा सकेंगे, पेनिसिलिन वगैरह भी नहीं जा सकेंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग, जो मैंने बताया कि अगर एंटीबायोटिक सेल के अंदर चली जाए तो वो सेल से उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पंप होते हैं जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को सेल के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। उसमें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है और सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट है। लास्ट जो मैंने आपको बताया कि मॉडिफाइड ड्रग टारगेट, जहाँ पे मेडिसिन में जाके लगना है, अगर वो टारगेट ही चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से वो दवाई अपना असर नहीं दिखाएगी, बैक्टीरिया किल नहीं होगा। ठीक है। इसमें पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो पेंसिलिन को रेजिस्टेंस करती हैं। 30S राइबोसोमल सब यूनिट है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को रेजिस्टेंस करेगा।
डीएनए का रेज है, किनोलोन्स को रेजिस्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज है, रिफेम्पिन को, रिफेम्पसिन जो हमारी एंटीबायोटिक है जो टीबी के मरीजों के लिए यूज़ होती है, अगर रिफ रेजिस्टेंस आ जाए तो उसकी वजह से पेशेंट जो है एमडीआर हो जाता है। कैटलेज पेरोक्सीडेज में चेंज आ जाए तो आइसोनाइजिड की रेजिस्टेंस आ जाएगी। एलानीन अगर रिप्लेस हो जाए लैक्टेट की जगह तो इसकी जगह वेनकोमाइसिन की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेनी है। ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत सारी दवाइयों को रेजिस्टेंट हो उसको हम एमडीआर कहते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। और अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन को रेजिस्टेंट हो तो उसको हम एक्सटेंसिव एक्सडीआर कहते हैं, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट। या उसको ऐसे ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ना करे, किसी भी मेडिसिन से किल ना हो एंटीबायोटिक से, उसको हम पीडीआर कहते हैं, पैन ड्रग रेजिस्टेंट। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये अगर हम जेनेटिक बेसिस पे देखें तो दो किस्म की होती है। कुछ जो चेंजेस हैं वो जेनेटिक बेसिस होती हैं, कुछ जेनेटिक बेसिस से हट के होती हैं, नॉन जेनेटिक बेसिस होती हैं उसके। अब जो जेनेटिक बेसिस हैं उसमें उसमें क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आ सकती हैं और इसके प्लाज्मिड के ऊपर चेंजेस आ सकती हैं बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से ड्रग के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी। और दूसरा जो है, जो नॉन जेनेटिक बेस्ड है, वो सिंपल जो हो उसके जो चैनल्स वगैरह हैं उसके अंदर या एक्सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आएंगी वो होती है। ठीक है, ये अहम चीज़ें हैं कि एक बैक्टीरिया के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस कैसे आती है। ठीक है, इसके अलावा जो उसकी जो मॉलिक्यूलर बेसिस हैं या जेनेटिक बेसिस हैं वो हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट के स्कोप से फिलहाल बाहर है। इसके लिए हम अलग से लेक्चर रख लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।